बच्चों, मैं शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय सागर की शिक्षिका सुश्री अर्चना वर्दे आज आपको सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लोकतंत्र के परिणाम के बारे में आपको पढ़ा रही हूँ। लोकतंत्र के जो परिणामों का मूल्यांकन हमें करना है, लेकिन उससे पूर्व हमें ये जानना है कि लोकतंत्र क्या है। आपने 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक कई बार लोकतंत्र क्या है ये पढ़ा, लोकतंत्र क्या कैसे काम करता है, लोकतंत्र से हमें क्या लाभ होते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने लोकतंत्र के बारे में पढ़ी हैं। लेकिन बच्चों, जो हम लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आप वास्तविक रूप में जानें कि वास्तविक रूप में लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र ने क्या किया है, हमारे लिए क्या दिया है, क्या लाभ दिए हैं। तो हम लोकतंत्र के परिणामों का जब मूल्यांकन करेंगे तो उसके पूर्व हम विश्व में प्रचलित जितनी भी शासन व्यवस्था है, प्रथम लोकतंत्र, दूसरा सैन्य शासन, तीसरा कम्युनिस्ट शासन और चौथा है राजतंत्र। लोकतंत्र क्या है? अपने नाम से ही चरितार्थ है। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपनी सरकार बनाते हैं और सरकार जो है वो जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और देश के नागरिकों को इसमें बहुत स्वतंत्रता प्रदान की गई है मौलिक अधिकारों के माध्यम से, और अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को इसमें व्यक्त कर सकता है। दूसरा है सैन्य शासन। कोई भी जो वैध सरकार होती है उसको अपदस्थ करके ये विद्रोह के माध्यम से सैन्य शासन स्थापित होता है, जैसे कि पाकिस्तान। और सैन्य शासन का जो भी तानाशाह शासक बनता है वह केवल अपने ही मन से, उसमें जनता की आकांक्षाओं का कोई समावेश नहीं होता है और वह अपनी बात को रखता है, नियम बनाता है और ये जनता के अनुरूप नहीं होती है। तीसरा जो शासन व्यवस्था का प्रकार है वह कम्युनिस्ट है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय सरकार होती है। तो आप सोचिए कि वहां लोकतंत्र कैसे हो सकता है। लोकतंत्र का निश्चित अभाव होगा और जो दल सरकार बना देगा, जनता को वहां पर भी अपने विचार रखने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। और चौथा है राजतंत्र। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं इस राजतंत्र के बारे में, मतलब राजा, फिर उसका पुत्र, पीढ़ी दर पीढ़ी ये शासन व्यवस्था में वह उनके उत्तराधिकारी आते हैं, वह योग्य हो चाहे अयोग्य हो, लेकिन जनता को स्वीकार करना पड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के परिणामों के बारे में पढ़ने के लिए, और हम ये बताएंगे कि लोकतंत्र जो है आर्थिक रूप से क्या करता है, अमीर गरीब के बीच में जो खाई है उसको कैसे दूर करता है, कैसे कम करता है, समाज के जो दबे, पिछड़े और कुचले लोग होते हैं और सामाजिक जो विभाजन होता है उसके लिए क्या करता है। तो इसको हम समझेंगे। लोकतंत्र सरकार का बेहतर स्वरूप है। क्या है ये बात सत्य? तो हाँ, ये सत्य है। पहला है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना। तो जो नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना, यह लोकतंत्र का आधारभूत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार है वह जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। इसका मतलब है कि समान रूप से सभी लोगों की इसमें भागीदारी होती है और एक व्यक्ति जो शासन करता है और तो वह जब शासन करता है तो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह प्रणाली होती है तो उसमें सभी को वोट देने का अधिकार होता है। तो क्या ऐसा होता है कि जो मैं वोट दे रही हूं उसकी वैल्यू 1 है, आप जो वोट दे रहे हैं उसकी वैल्यू 2 है? तो बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी की वोट वैल्यू इक्वल होती है, समान होती है। दूसरा, यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। तो व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य ये है कि आप किसी के लिए भी अनर्गल या अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आप ये कार्य इस तरीके से कुछ व्यवहार करते हैं तो वह आपको कोर्ट में भी घसीट सकता है। तो इसीलिए व्यक्ति के सम्मान को सम्मान देना आवश्यक होता है। तीसरा है, इससे फैसले में बेहतरी आती है। तो बिल्कुल सत्य बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो फैसले लिए जाते हैं वो उनमें बेहतरी देखने को मिलती है। उसका कारण है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जनता के द्वारा, वो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं और उन्हीं जब तक उनकी इच्छा होती है जनता की तभी वह शासन कर सकते हैं। तो वह उनके हितों का ध्यान रखते हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और जो भी फैसले लिए जाते हैं वह विचार विमर्श के बाद संसद में उन पर बहुत बहस होती है, विचार होता है, विमर्श होता है और जब सब संतुष्ट हो जाते हैं तो वह निर्णय लिया जाता है और उसे कानून के द्वारा लागू कर दिया जाता है।
टकराव को टालने और संभालने का तरीका हमें लोकतंत्र देता है। बिल्कुल सही है कि यदि कोई भी विवाद होता है, कुछ होता है और उसमें लगता है कि हिंसा होगी या टकराव की स्थिति आएगी, तो उसको बहस से, बातचीत के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है और इस टकराव को, विवाद को खत्म करने की इसमें ताकत होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। फिर नेक्स्ट है, इसमें गलतियों को सुधारने की कोई गुंजाइश होती है। तो हाँ, जैसे आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कहीं किसी को ब्रिज बनाना है, कोई पुल बनाना है और सरकार ने निर्णय ले लिया है कि हमको ये यहाँ पर ब्रिज बनाना है, लेकिन यदि जनता को उससे असुविधा हो रही है, जनता अपनी बात रख रही है और नहीं सुन रही है सरकार, तो फिर जनता आंदोलन करती है। तो जब आंदोलन करती है तो सरकार सोचने पर मजबूर हो जाती है और फिर सरकार उस पर विचार विमर्श करती है, उसका विश्लेषण करती है, तो उसे लगता है कि इससे कई लोगों के हितों की अनदेखी हो रही है, तो वह उस योजना को समाप्त करके फिर से मतलब अपनी जो गलत योजना होती है उसको समाप्त कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है? उक्त कथन का औचित्य निर्धारित कीजिए। ये बच्चों, आपको जो ये चैप्टर मैं पढ़ा रही हूं, ये 3 नंबर का है और इसमें से 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न या 3 नंबर का प्रश्न आपको बन सकता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है? इस कथन का औचित्य मतलब क्या ये उचित बात है? तो हाँ, लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से तो अच्छा है यह, लेकिन व्यवहार में इतना अच्छा नहीं है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि लगभग विश्व में 100 से 150 जो देश है उनके यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, लेकिन उसको लागू करने के अलग अलग तरीके हैं। कहीं पर आर्थिक विकास अधिक होता है, कहीं पर कम होता है और कहीं पर लोगों के बीच नकारात्मक स्थिति रहती है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब यहाँ की जनता ये सोच लेती है कि ये तो हमारे हर समस्या का समाधान करने की जड़ी बूटी है, तो उस वक्त ही, और जब वह चीज पूरी नहीं हो पाती बच्चों की, तो बच्चों, जब जनता की वह चीजें पूरी नहीं हो पाती तो फिर जनता इस प्रणाली को बुरा भला कहने लगती है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि यह शासन की एक प्रणाली है अन्य शासन व्यवस्थाओं की भांति, तानाशाही, कम्युनिस्ट और राजतंत्र की, और ये आपके लिए एक रास्ता बनाती है, एक आपको दिशा देती है और इस बाकी सब कुछ जनता का दायित्व होता है कि यदि आप देश का या अपने समाज का या अपने आसपास का भला करना चाहते हैं, तो जो इसने एक रास्ता दिया है, जो परिस्थितियां आप बनाई हैं, तो आप उनका प्रयोग करके इस व्यवस्था को उचित रूप दे सकते हैं और इस देश और समाज का अच्छा कर सकते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, और तो ये इसका जो सेकंड पॉइंट है, इसका ये मतलब है कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें, जैसे राजतंत्र बताया मैंने आपको, तानाशाही बताया, कम्युनिस्ट पार्टियां बताया, कि ये लोग निर्णय जो लेती हैं बहुत जल्दी निर्णय ये लोग ले लेती हैं, समय नहीं लगता, इनके जो नियम कानून है बहुत जल्दी जनता के सामने आ जाते हैं। लेकिन नकारात्मक बिंदु क्या है कि गैर लोकतांत्रिक शासकों को ना बहुमत से मतलब है, ना उन्हें जनता के जनमत के बारे में मतलब होता है, ना उनके हितों के बारे में मतलब होता है, इसलिए ये काफी जल्दी निर्णय लेती हैं। लेकिन निर्णय लेने में हमारी जो लोकतांत्रिक सरकारें देरी लगाती हैं, तो वह कानून के उचित नियमों का पालन करती हैं और पालन के बाद जब कोई भी जो समस्या होती है उसे प्रस्ताव के माध्यम से रखा जाता है, फिर वह लोकसभा या राज्यसभा में उसको पारित करने के बाद वह विधेयक बनता है, फिर वह राष्ट्रपति के पास जाता है, तब वह कानून का रूप लेता है। लोकतंत्र ऐसी सरकार का निर्माण करता है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह, उनके अच्छे बुरे का ध्यान रखती है और सोचती है कि हमारे देश के नागरिक बहुत सुखी रहें। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों की आवश्यकताओं या अपेक्षाओं के प्रति, इसका एग्जाम्पल के माध्यम से, कि जैसे मान लीजिए उनको बुलेट ट्रेन लागू करना है, तो अब देश के जो नीति निर्माता हैं, यदि उनको ये लगने लगता है कि हमारी जनता को बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है, तो उनकी आवश्यकता अपेक्षाओं के अनुरूप वह बुलेट ट्रेन मतलब लाएगी और उनको
उपलब्ध कराएगी। लोकतंत्र में निर्णय जो होते हैं मानदंडों के आधार पर होते हैं। ये बात मैं पुनः रिपीट कर रही हूँ कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह बड़े विचार विमर्श के बाद जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, उसके बाद वह संसद में इस पर विचार विमर्श होता है और उसके बाद यह कानून का रूप ग्रहण करता है। तांत्रिक सरकार में पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं जिसको। पारदर्शिता से तात्पर्य यह है कि सरकार कैसे काम कर रही है, क्या जो उसने नियम कानून बनाए हैं वह उसने उनमें सही रूप से उसका पालन किया है या नहीं किया है। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया है, इसके माध्यम से भी जनता जो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है उसकी सूचना मंगाकर वह इसकी जानकारी प्राप्त कर सकती है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो बच्चों, ये आपको पता है कि आपको इसमें से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उत्तरदायी सरकार क्या है, कैसे सरकार की जिम्मेदारियां हैं, या वैध सरकार का गठन कैसे होता है, या इससे 3 नंबर का एक प्रश्न भी बन सकता। उत्तरदायी सरकार का गठन तो जनता के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। तो जो प्रतिनिधि होते हैं जिनसे सरकार बनती है वो जनता के प्रति और संसद के प्रति, दोनों के प्रति वो कैसे होते हैं, उत्तरदायी। 5 सालों में उन्हें जनता को जवाब देना रहता है और किसी बहस या मुद्दे के माध्यम से उन्हें संसद के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। यदि सरकार का बहुमत कम हो जाए या तो वो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। इसलिए सरकार हमेशा यह सोचती है कि हमें जनता के कल्याण के लिए और उनके निरंतर उन्नति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा है जिम्मेदार सरकार का गठन। तो देश के प्रति जो सरकार होती है वह जिम्मेदार होती है और जो जनता होती है बच्चों, तो वो क्या करती है कि निरंतर सरकार की कार्यप्रणाली पर ध्यान रखती है और ये देखती है कि सरकार सही तरीके से कार्य कर रही है कि नहीं। विरोधी विपक्षी पार्टियां, दबाव समूह जैसे कि किसान हैं, औद्योगिक समूह हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, ये भी सरकार पर निरंतर उसके यदि कोई गलत कार्य करते तो निरंतर दबाव बनता है और यहाँ पर भी पारदर्शिता बनी रहती है। और अभी इसके पूर्व मैंने आपको सूचना के अधिकार के तहत आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैध सरकार का गठन तो लोकतांत्रिक जो देश है हमारा, लोकतांत्रिक प्रणाली है, वही एक वैध सरकार का गठन करती है। लेकिन कोई सरकार की वैधता की गारंटी कौन देता है, तो हमारी चुनावी प्रक्रिया जो होती है उसी के माध्यम से वैध सरकार की गारंटी दी जाती है। और इसमें ये भी देखा जाता है कि जो दल सरकार में बहुमत प्राप्त करता है संसद में, वही अपनी सरकार को बनाता है। नेक्स्ट, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। तो लोकतांत्रिक सरकार से विकास की अपेक्षा करना उचित है क्या? तो हाँ बच्चों, बिल्कुल उचित है कि उसको विकास करना, जनता का विकास करना चाहिए, उनके उन्नयन के लिए कार्य करना चाहिए और उससे अपेक्षा रखते हैं तो बिल्कुल कोई गलत कार्य नहीं करते। 1950 से 2000 के बीच तानाशाही की आर्थिक विकास दर थोड़ी अधिक है। अभी शायद यहाँ पर बच्चों एक टेबल मैंने परफॉर्म करी थी, शायद इसमें आई नहीं है या नेक्स्ट पेज पर होगी, लेकिन उसमें बताया गया है कि जो हमारी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उसका जो आर्थिक विकास है 3 पॉइंट समथिंग लगभग अप्रॉक्सी 4 है और तानाशाही सरकार जो है वो आर्थिक विकास बहुत तेजी से करती है। 4 पॉइंट समथिंग अंतर है उनमें कि ज्यादा करती है लोकतांत्रिक सरकारों की अपेक्षा। लेकिन जो गरीबी वाले लोकतांत्रिक और जो तानाशाही हैं उनके बीच ज्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन आर्थिक विकास विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। तो बच्चों यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न निकल के आपको आता है कि आर्थिक विकास किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट है किसी देश की जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां। इनके बारे में बताना चाहूंगी कि किसी देश की जनसंख्या, जैसे हमारे भारत की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ है। अमेरिका जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण विकसित राष्ट्र है, वहां पर 30 करोड़ जनसंख्या है। तो ये भी किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का एक
आधार बनती है। दूसरा, वैश्विक स्थिति कि वो राष्ट्र लड़ाई झगड़े में पड़ा है कि दूसरे देश को सहयोग करता है, क्या करता है, उसकी एक पोजीशन होती है, एक स्थिति होती है राष्ट्र में, है ना, उसको देखकर भी आर्थिक विकास एवं समृद्धि देश में आती है और अन्य देशों से सहयोग। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि 1978 में चीन ने अपने देश में विभिन्न कंपनियों को आने दिया, तो उससे चीन का ज्यादा विकास हुआ। लेकिन हमारे देश में ये कंपनियों को आने की सुविधा 24 जुलाई 1991 की आर्थिक नीति के बाद मिली, तो हमारा विकास उससे कमतर रहा। और यदि कोई अन्य देशों के सहयोग में हम यदि एक बात ये भी कर सकते हैं कि यदि कोई विकसित राष्ट्र आपका दोस्त बन जाता है या आपका सहयोगी बन जाता है, तो वह अपनी तकनीकी के माध्यम से भी क्या बोलते हैं आपके विकास में सहयोग देता है, देश द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां। तो जैसे कि हम भारत के ही बारे में बताएं आपको कि भारत जब हमारा स्वतंत्र हुआ था तो उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखा था, उसका उतना विकास नहीं हो पाया। समय परिस्थिति को देखते हुए 24 जुलाई 1991 को एक नई आर्थिक नीति गठित की गई, जिसमें उदारीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के बारे में बात की गई। तब हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हुआ। लोकतंत्र के लिए स्पष्ट है कि आर्थिक विकास की उम्मीद की जाए, लेकिन वास्तव में वह आर्थिक विकास की गारंटी नहीं देता। तो यहाँ कहना हम चाहेंगे कि राजनीतिक रूप से देश के जो सभी नागरिक होते हैं वह सभी कैसे होते हैं, इक्वल या समान होते हैं, लेकिन आर्थिक विकास करने के लिए सरकार प्रयत्न करती है, अमीर और गरीबी के बीच खाई को बांटने का प्रयास करती है, लेकिन वह आर्थिक विकास की गारंटी नहीं देती, बल्कि राजनीतिक विकास की गारंटी देती है। ये देखिए आप, हम जो बोल रहे थे उस पर नहीं आ पाया। विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दरें, शासन का प्रकार देश, सभी लोकतांत्रिक शासन 3.95 मैंने बताया था आपको वहां पर, और सभी तानाशाही हैं 4.42, लगभग 0.47, ये ज्यादा है यहाँ पर आर्थिक विकास। तानाशाही वाले गरीब देश और तानाशाही वाले लोकतांत्रिक वाले गरीब देश, इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, 0.6 का अंतर है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां, आर्थिक विकास एवं आर्थिक विषमताओं के साथ लोकतंत्र का संबंध। तो अभी जो हमने टेबल देखी उससे हम देख सकते हैं कि जो तानाशाही शासन व्यवस्था है उनमें आर्थिक विकास की स्थिति लोकतांत्रिक देशों की तुलना में अच्छी है। लेकिन जब हम गरीब देश, जो लोकतांत्रिक गरीब देश है, तानाशाही गरीब देश है, तो हमने उसमें क्या देखा था, आपने देखा था 0.6 का अंतर है। तो गरीब देशों में उनके रिकॉर्ड की तुलना करते तो वास्तव में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, 0.6 अंतर कोई मायने नहीं रखता। लोकतांत्रिक सरकार के भीतर बहुत अधिक असमानताएं हैं। असमानताएं से तात्पर्य अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। सरकार इस खाई को पाटने के लिए, गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए, उनके उन्नयन के लिए काफी सारे प्रयास कर रही है, कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उसका लाभ कम ही लोग ले पाते हैं और समाज के गरीब वर्गों के लिए अवसर की समानता अक्सर उपलब्ध होती है। ये असमानता और गरीबी को कम करने में लोकतंत्र की क्या भूमिका रही? तो लोकतंत्र में से हम आर्थिक विषमताओं को कम करने की कम करने की उम्मीद करना उचित है। हाँ, उचित है। वही पॉइंट फिर से है, क्योंकि लोकतंत्र के परिणाम में जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं या चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, तो उसमें हमें देखना है कि वह लोकतंत्र राजनीतिक रूप से क्या कार्य करता है, आर्थिक रूप से क्या कार्य करता है, और फिर समाज के जो वंचित लोग हैं उनके लिए क्या कार्य करता है, नागरिकों के लिए क्या कार्य करता है। तो ये सारी चीजें हमें विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा है लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता की गारंटी देता है, लेकिन आर्थिक, तो हमने कहा था कि सभी, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सबके वोट की वैल्यू एक ही है। तो ये राजनीतिक रूप से सब समान हो गए, लेकिन आर्थिक समानता की वह गारंटी देने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसकी गारंटी नहीं देता। बहुत कम संख्या में अति संपन्न लोगों को धन और आय का बहुत अधिक हिस्सा मिलता है, लेकिन इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनकी स्तरीय, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि गरीबी, जो अमीर लोग हैं वह संख्या में थोड़े हैं, लेकिन उनकी आय में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है।
और गरीब की आय में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो आय में जो बढ़ोतरी हो रही है उससे क्या हो रहा है, देश की कुल राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी दिखती है, लेकिन उस देश के लोग हमें कहीं ना कहीं गरीब ज्यादा दिखते हैं। वास्तविक जीवन में लोकतंत्र आर्थिक असमानता को कम करने में बहुत सफल नहीं दिखता। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो प्रश्न है असमानता गरीबी को कम करने में लोकतंत्र उतना सफल, लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन व्यवस्था हमें सफल नहीं दिखती। प्रश्न, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है, उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। बच्चों ये जो पीपीटी मैंने बनाई इसमें ये सही नहीं आया है, तो मैं इसके लिए अलग से आपको ऐड करा दूंगी। तो लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसमें समाज में, जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसमें समाज में विविधताएं पाई जाती हैं, तो लोगों के बीच जो विचार होते हैं, उनकी सोच होती है, उनमें काफ़ी विविधता पाई जाती है और किसी मुद्दे को लेकर उनमें यदि टकराव या हिंसा का अंदेशा होता है तो लोकतंत्र उसको क्या करता है, लोकतंत्र व्यवस्था जो रहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, वह उसे दूर करने का प्रयास करती है। लेकिन आप कहें कि क्या बोलते हैं, लोकतंत्र सामाजिक विविधता के बीच जो तनाव होते हैं उनको पूर्णतः समाप्त कर दे, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को 2 शर्तों को पूरा करना पड़ता है। तो पहली शर्त यहाँ पर यह है कि लोकतंत्र में जो बहुसंख्यक लोग रहते हैं, तो बहुसंख्यक लोगों का शासन करना नहीं होता, बल्कि बहुसंख्यक लोगों को अल्पसंख्यकों को लेकर चलना पड़ता है और उनका सहयोग प्राप्त करना पड़ता है। इससे हमारे देश की सरकार जो है जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि जो बहुमत होता है, बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि भाषाई आधार पर, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर बहुमत का शासन है, बल्कि जो अलग अलग लोग हैं और समूह हैं उनमें बहुमत प्राप्त करने की बात आती है, तभी वह लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र की में नागरिकों की ने गरिमा और आज़ादी को कहाँ तक सुरक्षित रखा है, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल ये बात मैंने अभी आपको बताई कि लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत समानता है, तो वह हर इसमें बराबरी देने की बात करती है। आप देख लीजिएगा, मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो अमीर के हों चाहे गरीब के हों, आपको यदि कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 के तहत आप याचिका फाइल कर सकते हैं। जाति आधारित भेदभाव को मिटाने का कितना प्रयास किया है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है हमारे देश में, हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। ऊंच नीच का, उसके लिए अस्पृश्यता, आर्टिकल 17 जो मौलिक अधिकार है उसको उस साथ में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम भी बनाया गया, उसके लिए दंड के प्रावधान रखे गए हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता गरिमा को बढ़ाने में किसी भी तरह की सरकार की तुलना में लोकतंत्र बेहतर है। बिल्कुल व्यक्ति को पूर्णतः आज़ादी है, आप अपनी बात रख सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन तानाशाही या कम्युनिस्ट सरकार में आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। और गरिमा की बात है तो व्यक्ति के सम्मान की बात की गई है हमारे इसमें। यदि आप किसी के सम्मान को यदि गिराते हैं या उसे टीज करते हैं या पब्लिकली आप उसके लिए कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके आत्मसम्मान को, तो इसके लिए आपको कोर्ट में जाने की अनुमति है और आप उसको सजा दिलवा सकते हैं। विभिन्न लोकतंत्रों में विभिन्न स्तर हासिल महिलाओं द्वारा लंबे संघर्ष में आज कुछ संवेदनशीलता पैदा कर दी है और महिलाओं का सम्मान एवं उपचार लोकतांत्रिक मतलब यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज रहा है, महिलाओं को हमेशा दबा के रखा गया है, लेकिन संविधान की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान में महिलाओं के लिए भी बेहतर उनके सुधार के लिए प्रयास किए गए। अब बच्चों ये टॉपिक तो आपका पूरा खत्म हो गया। अब मैंने इसके लिए आपको शॉर्ट प्रश्न लिख कर दिए हैं और एक बात आप ये जरूर जानिए, ये वीडियो भले ही मतलब आपके प्रश्न उत्तर या परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन बच्चों आप ये बात हमेशा याद रखना जो मैं कहने जा रही हूँ कि छोटे छोटे प्रश्न मान लो मैंने बनाए और नहीं फंसे तो ये कोई गारंटी मैं नहीं दे सकती, ना कोई दे सकता। जो ये कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ तो मैं उस बात को सिरे से नकारती हूँ। इसलिए मैंने आपको आधे
अपने पीरियड में, बल्कि 60-70% में आपको मैंने पूरा बेसिक समझाया है, और उसको आप लोग वीडियो को कम से कम 5-6 बार बराबर वहाँ क्वेश्चन के पूर्व सुनेंगे तो ये प्रश्न आपको बनेंगे। अब देखिए, जो मैंने पढ़ाया वही से आपको प्रश्न रीड करके बताती हूँ कि नागरिकों की गरिमा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन व्यवस्था उत्तम है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ये पूर्व में आ चुका है। एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसके लिए उत्तरदायी होती है? जनता के लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जनता में ही वह शक्ति है। जब हमारा संविधान बना, उसकी प्रस्तावना में प्रियम्बल में लिखा है हम भारत के लोग, मतलब कितनी शक्ति है कि आप 5 साल कर लीजिए कोई कार्य और गलत करेंगे तो अगली बार हम आपको नहीं चुनेंगे। फिर दुनिया भर में सरकार में सबसे लोकप्रिय कौन सी? लोकतांत्रिक। किस देश में लोकतंत्र तानाशाही के ऊपर पसंद नहीं किया सकता? वहां पे लोकतंत्र नाम का है पाकिस्तान में, तो वह देश है पाकिस्तान। लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और ये जनता के हितों में ध्यान रखकर कानून का निर्माण करते हैं और जनता की इच्छा तक अपने पद पर बने रहते हैं। कौन कौन से 5 लोकतांत्रिक देश हैं? ये भी आ सकता है। भारत है, अमेरिका है, ब्राजील है, रूस है और ब्रिटेन। लोकतंत्र का मौलिक परिणाम क्या होना चाहिए? लोकतंत्र को एक रिस्पॉन्सिबल, एक उत्तरदायी गवर्नमेंट देना चाहिए तथा उसे नागरिकों की आवश्यकता और आकांक्षाओं के लिए क्या होना चाहिए? जिम्मेदार होना चाहिए। तानाशाही से क्या? देखिए आई तानाशाही का एक आ गया। तानाशाही सरकार का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति, तानाशाह जो रहता है, वह किसी भी दल को क्या करता है? उसका तख्ता पलट देता है और उसके बाद वह सत्ता को हथिया लेता है और शासन को अपनी इच्छा अनुसार चलाता है। आर्थिक विकास किस बात पर निर्भर करता है? आर्थिक विकास देश की जनसंख्या के आकार, अभी मैंने ये बीच में आपको जब पढ़ा रही थी ये टॉपिक तो मैंने बताया था आपको कि आकार कौमा वैश्विक स्थिति और उसके बाद देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार। जो सूचना का अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र क्या करता है? अपने नागरिकों को प्रदान करता है। और यह भी याद रखना कि यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नेक्स्ट, नागरिकों की गरिमा से क्या तात्पर्य? प्रत्येक व्यक्ति अपने सम्मान के साथ जीना चाहता है और अपने साथ के लोगों से सम्मान भी पाना चाहता है। लोकतंत्र में इसे नागरिकों की गरिमा कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अभी मैंने कहा था जब आपको उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार वैध सरकार का टॉपिक पढ़ा रही थी तो उसमें ये आया कि उत्तरदायी सरकार क्या है। तो कोई भी सरकार जो निर्णय लेने में एक प्रक्रिया को अपनाती हो, अपने निर्णयों के लिए नागरिकों के प्रति क्या हो? उत्तरदायी, हम उसे जवाबदेही सरकार, उत्तरदायी सरकार कहते हैं। गैर लोकतांत्रिक शासक बड़ी तेजी व कुशलता से निर्णय लेते हैं और उन्हें लागू करते हैं। कारण ये भी बीच में बताया है। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ना विधायिका का सामना करना पड़ता है, ना वो जनता के जनमत को देखते हैं और ना ही वो बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक किसी भी तरीके का कोई ख्याल नहीं रखते। इसलिए वे तुरंत अपने मन से निर्णय ले लेते हैं। जनता की क्या इच्छा है, क्या आकांक्षा, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। लोकतांत्रिक सरकार एक पारदर्शी सरकार होती है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? पुष्टि कीजिए। तो लोकतांत्रिक सरकार एक ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट होती है, क्योंकि जनता ही से पूछ के या विचार विमर्श करके सब कुछ करती है और हम इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि लोगों के पास निर्णय लेने की प्रक्रिया को परखने के अधिकार व साधन होते हैं, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, नागरिक स्वतंत्रता क्या है? नागरिक स्वतंत्रता का मतलब है किसी राष्ट्र के नागरिकों को जीवन यापन करने के लिए एवं देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या दिए गए हैं? महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाते हैं और ऐसे देश को हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक देश कहते हैं। वैध सरकार को परिभाषित कीजिए। वह सरकार जो कानूनों और अपनी कार्य प्रणाली को सार्वजनिक ढंग से लोगों को बताए। देखिए हम ये कानून लागू करने वाले हैं क्योंकि जनता ही चुनकर भेजती प्रतिनिधि, और जो दल सबसे बड़े दल के रूप में आता है वो अपनी सरकार बनाता है, तो पक्का उसको मालूम है कि 5 साल बाद हमें गिरा दिया जाएगा यदि हम गलत काम करेंगे। तो वह कैसे कानून बनाता है? जनता की इच्छा, आकांक्षा और हितों को देखते हुए। तो वह सरकार जो कानूनों को, अपनी कार्यप्रणाली को सार्वजनिक ढंग से लोगों को बताए और उनसे कुछ ना छिपाए, वह क्या कहलाती? लीगल गवर्नमेंट या वैध सरकार कहलाती है। लोकतंत्र में निर्णय देने का कारण क्या है? अभी बता चुके कि सोच समझ के, नीति नियमों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए उनको देरी होती है।